कहानी का शीर्षक है मिलियन डॉलर नोट। ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बच्चे बहुत भोले, मासूम और निश्चल होते हैं। प्यार की भाषा समझते हैं और अपने पराये में भेद नहीं करते। वे झूठ नहीं बोलते और झूठ सहते भी नहीं हैं। ऐसा ही कुछ भाव मालती जी की इस कहानी में है। तो आइए सुनते हैं कहानी मिलियन डॉलर नोट। गाड़ी जैसे ही प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई, मुझे मोहन नज़र आ गया। एक राहत का अनुभव किया मैंने। जानती तो थी कि स्टेशन पर कोई न कोई ज़रूर आएगा, लेकिन आदत है ना, धुक बनी रहती है। जब भीड़ छट गई तो मोहन ऊपर आया। उसने पहले मुझे उतारा, फिर दोनों सूटकेस उतारे और हम लोग गाड़ी की ओर चल पड़े। गाड़ी में बैठते हुए इन्होंने कहा, अरे हमें लगा था तुम छोटे सरकार को साथ लेकर आओगे। सर अभी वो स्कूल से लौटे नहीं थे, मोहन ने कहा। अरे अच्छा हुआ ना, उसे लाते तो किस किस को संभालते, हमें या सामान को या बच्चे को। खबरदार उसे कभी भी स्टेशन पर मत लाया करना, समझे? हाँ। मोहन मूँछों ही मूँछों में मुस्कुरा दिया। मुझसे बोला, दरअसल पापा जी छोटू को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। हाँ बेताब तो हो रहे हैं, ये पर ये नहीं मालूम है कि खाली हाथ घर जाएंगे तो घर में घुसने नहीं देगा, दरवाजे पर ही लौट जाएगा। ये बोले, कैसी बात करते हो? अरे हम कैसी जगह गए थे जानती हो ना, वहाँ शॉपिंग की गुंजाइश थी क्या? अरे पर इस बात को बच्चा तो नहीं जानता ना कि हम गमी में गए थे कि खुशी में गए थे। उसे तो ये मालूम है कि दादा दादी दिल्ली से आ रहे हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ लाएंगे। ये बोले, भैया मोहन ज़रा न्यू मार्केट में गाड़ी रोक लेना रे, बच्चे के लिए कुछ ले लेंगे। खाली हाथ जाऊंगा तो बच्चा चाहे मुझे माफ़ कर दे, पर उसकी दादी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। मोहन हंसा विनम्रता से। फिर न्यू मार्केट में गाड़ी रोकी। हमने पास की दुकान से एक बस खरीदी, छोटी, और चिप्स का एक पैकेट और एक कैडबरी। फिर हम घर लेकर के आए। हमें लगा था कि दौड़ करके आएगा, लेकिन वो शायद खाना खा रहा था, माँ के पास बैठा। हमने वहीं जाकर उससे प्यार कर लिया। बहू बोली, आप लोग कुछ खाएंगे, प्लेटें लगा दूं? अरे नहीं रे, शताब्दी से आए हैं ना, नाश्ता खाना सब हो चुका है। बहुत जल्दी उठना पड़ा होगा ना? हाँ, सुबह 4 बजे उठे जब तो गाड़ी मिली। तो अब आप लोग थोड़ा लेट लीजिए, है ना? नींद ना आए तो ना सही, कमर तो सीधी हो जाएगी। मैं भी इसे ज़बरदस्ती सुला देती हूँ, नहीं तो ये आपको परेशान करेगा। कमरे में आकर लेटते हुए मैंने कहा, इतनी हाय तौबा करके उसके लिए चीज़ लाए और उसने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरे लिए क्या लाए। बहू ने हमें सोने के लिए भेज दिया था और हम अच्छे बच्चे की तरह सचमुच सो गए। मन चाहे कुछ भी कहता रहे, शरीर की अपनी ज़रूरतें होती हैं। थकान थी तो नींद आ ही गई। बहू जब चाय लेकर आई तब शाम के 5 बज चुके थे। अरे इतनी देर हो गई, पता ही नहीं चला। और गीत कहाँ है? खेलने गया है, बहू ने कहा। अरे हमारे पास एक बार भी नहीं आया। आया था मम्मी जी, आप लोग इतनी गहरी नींद में थे कि मैंने उसे ठेल कर बाहर भेज दिया। फिर वो शाम ढले लौटा। आते ही हमारे साथ थोड़ी मस्ती की, फिर माँ के साथ जाकर के होमवर्क करने बैठ गया। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि हमारे लिए क्या लाए। बड़ी निराशा हुई। मैंने बहू से कहा, ये तुम्हारा बच्चा तो बड़ा शरीफ हो गया 4 ही दिनों में, हमसे पूछा भी नहीं कि हम उसके लिए क्या लाए हैं। गीत पास ही बैठा था, मुंह फुलाकर बोला, मम्मी ने मना कर दिया था। क्यों? बहू बोली, मम्मी जी आप लोग जैसी परिस्थिति में दिल्ली गए थे, वहाँ शॉपिंग की संभावना थी क्या, इसीलिए मैंने मना कर दिया था। और वैसे भी मम्मी जी अब इसकी ये आदत छुड़ानी होगी। सच में कभी कभी बहुत ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है। पता है अभी आपके एब्सेंस में ना इनके चेन्नई से एक कलीग आए थे और वो उन्हीं से पूछ बैठा। वो बेचारे इतना शर्मिंदा हुए और उनसे ज़्यादा हम शर्मिंदा हुए। अरे इसमें शर्मिंदगी क्या बात है भाई, बच्चा है, बच्चा ही रहेगा क्या ज़िंदगी भर? 5 साल का हो जाएगा अब। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे 50 साल का हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, अच्छा नहीं लगता। हर किसी से पूछ बैठता है कि हमारे लिए क्या लाए हैं। उस दिन तो इन्होंने इसकी ऐसी खिंचाई की कि बस, मतलब पिटाई ना।
हम लोग सामने नहीं होते हैं तो तुम लोगों को हाथ साफ करने का मौका मिल जाता है। मैंने गीत को गले से लगा लिया। वो भी ऐसे चिपट गया जैसे अभी अभी पिटा हो। फिर मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, बेटा मम्मी ठीक कह रही है, हर किसी से नहीं मांगना चाहिए, सिर्फ अपने लोगों से ही मांगना चाहिए। अपने लोग मतलब? अपने लोग मतलब जैसे दादा दादी, नाना नानी, तुम्हारे चिंटू मामा, आरती मौसी, निधि बुआ और मिन्नी बुआ। उसने मेरी एक रिश्ते की भतीजी का नाम लिया। ना बेटा, मिन्नी बुआ से नहीं। क्यों? वो भी तो बुआ है। हाँ बेटा, बुआ तो है पर ज़रा दूर की है। दूर की कहाँ, वो तो यहीं रहती है भोपाल में, और निधि बुआ तो दिल्ली में रहती हैं दूर। अब तुम मुझसे बहस ही करता रहेगा या दादाजी जो लाए हैं तेरे लिए वो चीज़ भी देखेगा? लाए हैं कुछ, उसने हुलसते हुए कहा और दौड़ करके दादाजी के पास चला गया। जिस क्षण का हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे वो आखिर आ ही गया। बच्चे के चेहरे पर नाचने वाली खुशी को देखने के लिए ही तो इतनी सब उठापटक करनी पड़ती है। 4-5 दिन बीते होंगे कि एक दिन मिन्नी घर पे आई। वो उधर दूर कोहे फिज़ा में रहती है, इसलिए जब भी इस ओर आती है तो घर पर ज़रूर आती है, मिल कर के जाती है। नंद भौजाई थोड़ी देर तक गपशप करती रहीं और फिर बहू चाय बनाने चली गई। गीत अपने ब्लॉक से खेल रहा था और बार बार कनखियों से बुआ को देख रहा था। वो बोली, क्यों रे शैतान, इतनी देर से टुकुर टुकुर देख रहा है, पास नहीं आएगा? वो धीरे से फुसफुसाया, कुछ लाई हो? हाँ लाई हूँ, पर किससे देगा तो मिलेगा। वो लपक कर बुआ से लिपट गया। उसने खूब प्यार किया और फिर गीत के हाथों में एक बड़ी सी कैडबरी पकड़ा दी। उसी समय बहू चाय लेकर आई। बच्चा बेचारा सहम गया। बोला, बुआ तुमने अपने से दी है ना, मैंने मांगी तो नहीं थी ना? हाँ हाँ बेटा, मैंने अपने से दी है, लेकिन मांगते तो ज़्यादा अच्छा लगता, आखिर बुआ हूँ तुम्हारी। हाँ बुआ तो हो, पर ज़रा दूर की हो ना। मुझे काटो तो खून नहीं, ये लड़का है कि आफत। और मिनी का चेहरा भी जाने कैसा हो गया। मैंने कातर नज़रों से बहू को देखा। उसने फ़ौरन बात संभाल ली। अरे दीदी, ये लड़का तो इतना बौड़ा, हमें क्या बताएं। अभी उस दिन मम्मी पापा जी दिल्ली से आए थे ना, निधि के ससुर की तेरही में गए थे। इतने थके हुए थे और ये ज़िद पकड़ गया कि मिन्नी बुआ के यहाँ चलना है। तो मम्मी जी बोली कि अरे मिन्नी बुआ का घर बहुत दूर है बेटा। तो कहता क्या है, अरे दूर तो निधि बुआ का घर है, मिन्नी बुआ तो भोपाल में ही रहती हैं। ही इज़ जस्ट इम्पॉसिबल यू नो। मिन्नी के चेहरे से ऐसा नहीं लगा कि इस जवाब से वो संतुष्ट हुई हो, और उधर गीत के ओठ भी फिर से कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। तो बहू ने विषय ही बदल दिया। मिन्नी के पर्स देखते हुए बोली, हाय कितनी सुंदर पर्स है दीदी, यहाँ की तो नहीं लग रही है। अरे पिछले महीने देवर की शादी में गई थी ना बॉम्बे, वहाँ से लाई हूँ। वही तो, मुझे लगा ही था कि ये यहाँ की तो नज़र नहीं आ रही। और आपको उस समय हमारी याद तो नहीं आई होगी कि भोपाल में कोई नेहा नाम की भी है जिसे ये पर्स अच्छा लग सकता है। अरे तो यही रख लेना, मिन्नी ने कहा। दीदी मैं बहुत लालची हूँ। हाँ, आप 2 बार कहेंगी तो सच में रख लूँगी। मुझे डरा रही है क्या? चल ये पर्स तुझे दिया। और उसने नेहा की गोद में वो पर्स रख दिया। नेहा ने झट से नाटकीय ढंग से उसके पैर छू लिए। थैंक यू दीदी, अब ये पर्स मेरा हो गया ना, मैं सामान के चाबियाँ और लाइसेंस तो लौटाएगी ना। उसके बाद बहू ने बहुत कहा कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन मिनी नहीं मानी। बहू की पुरानी पर्स में अपना सारा सामान ले करके चली गई। और इस लड़की को मैं दूर की बुआ बता रही थी, मुझे खुद ही शर्म हुआ। 30 तारीख को गीत का जन्मदिन था। अभी समधी जी को 1.25 महीना भी नहीं हुआ था, तो हमने ज़्यादा धूमधाम नहीं की, बस कॉलोनी के बच्चों को बुला लिया। शाम को बच्चे तैयार थे, केक तैयार था, बस दादाजी का इंतज़ार था। दादाजी आए हस्बे मामूल, एक मेहमान को साथ में लेके। ये आदमी कभी घर में अकेला घुसता ही नहीं है। मेहमान ने चहल पहल देखी, बोले क्या बात है, आज बड़ी रौनक लग रही है घर में। आज हमारे राजकुमार का जन्मदिन है, इन्होंने कहा। अरे वाह, फिर तो मैं बड़े मौके से आया हूँ। मैंने कहा हाँ भाई साहब, गीत बड़ा भाग्यवान है कि आज उसे 2-2 दादाजी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। फिर केक कटा, बच्चों ने हैप्पी बर्थडे गाया, सबको केक दिया गया। फिर गीत ने सबके पैर छुए। जैसे ही मेहमानों के पैर छुए, उन्होंने 100 का एक नोट उसके हाथ में दे दिया।
हम दोनों संकोच से भर उठे। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ भाभी, आशीर्वाद ही तो दे रहा हूँ, और आशीर्वाद कोई खाली हाथ दिया जाता है? अरे लेकिन इतना, अरे इतना कितना दिया है भाभी? कोई कारों का खजाना लुटा दिया है? 100 रुपये की आजकल अहमियत ही क्या है? मैं भी जानती हूँ कि आजकल 100 रुपये की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन 100 का नोट भी जब बिना किसी पूर्व सूचना के सर से निकल जाता है तो मध्यम वर्गीय आर्थिक व्यवस्था में कैसा झोल आ जाता है, ये भी मुझे मालूम है। मैंने कहा भाई साहब, बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 100 दीजिए 10 दीजिए, उसे उतनी ही खुशी होती है। पता है एक बार ये किसी उद्यापन में गया था ना, उसे 1 रुपया दक्षिणा मिली थी, तो इतना उछलता हुआ आया था, मुझसे कह रहा, देखो दादी मेरी सैलरी। उसके दादाजी हंस पड़े। अरे ब्राह्मण के लड़के की पहली सैलरी क्या होगी, दक्षिणा ही तो होगी। गीत हमारी बातें सुन रहा था, उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पर वो ये समझ रहा था कि उसके खजाने पे खतरा मंडरा रहा है। जेब पर अपनी हाथ रखते हुए बोला, दादी अब तो मैंने इनके पैर भी पढ़ लिए ना। हाँ बेटा, बड़ों के पैर पढ़ने ही चाहिए, आशीर्वाद मिलता है। हाँ तो फिर अब वो रुपया मेरा हो गया ना। मम्मी ने मिन्नी बुआ के पैर पढ़ लिए थे तो पर्स उनका हो गया था कि नहीं? मेहमान बोले, हाँ बेटा तुमने बिल्कुल ठीक बात कही है, ये रुपया अब तुम्हारा हो गया और इस विषय पर अब कोई बात नहीं होगी। भाभी जी प्लीज़ मुझे अब और शर्मिंदा मत कीजिए। उसी समय भीतर से आवाज़ आई, गीत भीतर आओ, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। वो भीतर तक गया और फिर पता नहीं दरवाजे से क्या सोचकर लौट आया। 100 का नोट दादाजी के हाथ में देता हुआ बोला, वैगनार ले लेना। वैगनार क्या? गाड़ी, बड़ी वाली। उसने दोनों हाथ फैला करके बड़ी गाड़ी का संकेत किया। दोबारा उसकी मम्मी की आवाज़ आई और इस बार ज़रा कड़क थी, तो दौड़ करके भीतर चला गया। भाई साहब ये वैगनार क्या है? मेहमान बोले, अरे भैया कुछ न पूछो, आजकल इतनी गाड़ियाँ चली हैं, अपने को तो नाम भी नहीं मालूम, पर ये बच्चे हैं कि नाम भी जानते हैं और फ़ोटो देख कर पहचान भी जाते हैं। ये हमारे मुन्ना राजा को ना हमारी मारुति 800 बिल्कुल पसंद नहीं है। कहता है जब आप दुकान में गए थे तो आपको कोई बड़ी गाड़ी नज़र नहीं आई क्या? मुझे भी ताव आ गया। कल मैंने कहा, देखो बेटा रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए। अच्छा, तो इसलिए आपको 100 का नोट दिया गया है कि आप बड़ी गाड़ी खरीद लें। उस नोट को दोनों हाथों से सहलाते हुए गीत के दादा बोले, नहीं भैया इसे 100 का नोट मत कहो। जिस दरिया दिली से बच्चे ने अपना खजाना खाली किया है, उसके बाद तो मेरे लिए अब ये $1 मिलियन नोट हो गया है।